फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आज हम अलंकार के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे पार्ट 1 के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उसे देखें। आपके जितने भी अलंकार से रिलेटेड डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। और आज जो मैं क्वेश्चंस कराने वाली हूँ उसके बाद आपके अलंकार से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल हो तभी लाइक कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, अब कली रही गुलाब में अपत कटीली डार, कौन सा अलंकार है इसमें? तो यहाँ पे हो जा रहा है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा मीनिंग को भी समझते चलेंगे। यहाँ पर जो है बोला जा रहा है अली के बारे में। अब अली का मतलब क्या होता है? भौरा। हम सभी जानते हैं अली का मतलब होता है भौरा। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ अर्थ अलग है, भावार्थ और शब्दार्थ की बात की जा रही है। आप मेरे की पॉइंट्स पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे शब्दार्थ और भावार्थ की बात की जा रही है और जहाँ शब्दार्थ और भावार्थ की बात की जाती है वहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है अन्योक्ति अलंकार। अब कैसे है मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि अगर अली जो है यानी भौरा जो है गुलाब में फंस जाता है तो वो कटीली डार में तो फंस ही जाएगा। एक तो अर्थ इसका भावार्थ तो यही है और इसके बाद इसका जो अर्थ है वो ये है। और भावार्थ की तरफ अगर हम चलें तो गुलाब किसका संकेत होता है? प्रेम का। गुलाब किसका संकेत होता है? प्रेम का संकेत होता है। और भौरा यानी कि जो भी इंसान प्रेम में एक बार पड़ जाता है, प्रेम की डगर पर आप चले जाते हैं तो फिर मुसीबतों से आपका सामना तो होना ही है। तो इसमें कुछ भी अलग बात नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे शब्दार्थ और भावार्थ की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज के सेशन में और हम अच्छे से समझेंगे हर एक क्वेश्चन को और आपको एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को भी मिल सकते हैं। और अगर नहीं भी मिले तो आपके अंदर इतना ज़्यादा मैं डेवलप कर दूँगी कि आप अलंकार के क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बद्धियों आगे कौन हवाल। यहाँ पर भी शब्दार्थ है और भावार्थ की बात की जा रही है। तो आप आराम से समझ गए होंगे कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे तो सीधा सीधा अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी जो है शब्दार्थ और भावार्थ की बात की जा रही है। दरअसल यहाँ पे जो है बिहारी जी का ये बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है और यहाँ पे उन्होंने राजा को एक दोहा लिख करके यह संदेश दिया था कि जो अली है यानी कि अगर वो अपने स्त्री जो कि उनकी रानी थी उनके प्रति वो इतने आसक्त हो गए थे कि वो राजकाज से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने यह लिखा था कि अभी जो स्त्री अभी अभी यौवन अवस्था में आई है उसके आसक्ति में आप इतना ज़्यादा लीन हो जाएंगे तो जो विकास है आपके राज्य का वो नहीं हो पाएगा। तो इसका आगे कौन हवाल होगा, आगे कौन जिम्मेदारी लेगा, इस तरह से उन्होंने समझाया था राजा रत्नसेन को। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। अब आपने अगर मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने बहुत ही क्लियरली बहुत अच्छे से समझाया था ये चीज़ कि सागर यानी कि यहाँ पर प्रकृति की बात की जा रही है। प्रकृति क्या कर रही है? मानव की तरह क्रियाएं कर रही है, मधुर गान कर रही है, नाच रही है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने भी की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी उसे बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलिएगा तो बिल्कुल भी आपको अलंकार में कोई समस्या नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कबीरा सोए पीर है मुझे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीर शब्द का यूज़ कई बार हुआ है, और जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होती है, शब्दों के अलग अलग अर्थ बताए जाते हैं, वहाँ पर हमारा सीधा सीधा आंसर जो है वो यमक अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, इस पंक्ति में अलंकार है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं सारे एग्जाम का एक संग्रह है, तो आपको बिल्कुल यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर एक राम घनश्याम की बात की जा रही है। आप योजन चिन्ह देखिए, यहाँ पे ये ट्रिक ऐसा नहीं है कि हर बार यूज़ होगा, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पर योजन चिन्ह का प्रयोग होता है वहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा भी देती हूँ कि राम यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे राम का संबंध जो है वो तुलसीदास और घनश्याम का संबंध जो है वो चातक से है। कैसे? तो राम जो है तुलसीदास से मिलने के लिए घनश्याम रूपी चातक रूपी घनश्याम बने हुए हैं। मतलब घनश्याम का अर्थ यहाँ पे बादल से है, ठीक है। बादल बन के वो जो है राम का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे चातक देखिए, चातक जो है साहित्य की भाषा में कहा जाता है कि चातक एक ऐसा पक्षी होता है जो बारिश के मौसम में उस बारिश का जो पानी होता है उसका बूंद पीकर ही वो रहता है जिंदा। वो और कोई पानी नहीं पीता है, कुछ भी नहीं खाता है, केवल वो वर्षा का जल पीकर ही जीवित रहता है। तो ऐसा साइंस की दुनिया में तो अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन साहित्य में वो जादू है, वो प्रभाव है कि वो इस तरह की चीज़ें वो रचना कर पाते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि तुलसीदास जो हैं वो चातक रूपी वो पक्षी हैं जो राम का वेट कर रहे हैं घनश्याम रूपी। जैसे कि बादल का वेट चातक करता है ताकि बारिश हो, उसी तरह राम का भी इंतज़ार कर रहे हैं तुलसीदास, ठीक है। तो यहाँ पे रूपी शब्द तोड़ के आप देखेंगे तो रूपक आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो रूपक हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संदेशनी मधुबन कूप भरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतने सारे संदेश जो हैं मधुबन यहाँ पे मथुरा की, यहाँ पे कृष्ण जी कान्हा जी के गोकुल की बात की जा रही है, वृंदावन की बात की जा रही है, जहाँ पे इतने ज़्यादा संदेश भेजे गए हैं गोपियों को कि कूप भर गए। कूप मतलब कुआं भर गया है, इतना ज़्यादा संदेश भेजा गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप खुद आंसर समझ में आपको आ गया होगा कि रूपक होगा, वक्रोक्ति होगा, नियोक्ति होगा या अतिशयोक्ति होगा। आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का ये योजक चिन्ह देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको अर्थ को भी लेके चलना है। यहाँ पर कहा जा रहा है मधुबन में क्या कहते हैं, कूप भर गए, इतने ज़्यादा संदेश मिले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हमारा आंसर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अरे भाई, इतने तो संदेश नहीं मिल गए ना कि सारे कुएं ही भर गए मधुबन के, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हम देखेंगे पट पीत, यानी पट मतलब कपड़ा, पीत मतलब पीतांबर या पीला वस्त्र, पहन कर मानहु। देखिए, आपको सबसे पहले तो यहीं पे आंसर मिल गया कि मानहु शब्द जहाँ पर आता है, मानहु, मनहु, जनहु, जानहु, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। लेकिन अगर हम इसके पूरे अर्थ में देखें तो तड़ित मतलब होता है बिजली, तड़ित मतलब बिजली। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जनक के जो सुता है मतलब सीता, जनक की सुता यानी सीता के वर यानी कि राम। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सीता के जो वर हैं वो जब पीले वस्त्र पहनते हैं तो ऐसा लगता है कि बिजली चमक रही हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानो यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पर संभावना की बात हो रही है। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अति मलिन वृषभानु कुमारी अधोमुखी रहती अरद नहीं चितवन,
ज्यों गतहारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुम्हलानी। एक मिनट। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, छूटे चिहुर बदन कुमलानो, जो नलिनी हिमकर की मारी। तो यहाँ पर वृषभानु कुमारी कौन है? हमारी राधा रानी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि श्री कृष्ण के विरह में वो इतनी मलिन हो गई है कि उनका चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया है। जो भी उनको किसी प्रकार का कोई चित्त, कोई किसी भी प्रकार का उनको चेतना नहीं है। ठीक है, अधर सूख चुके हैं, चितवन मुरझाया हुआ है। इस प्रकार लगता है जैसे कोई थका हुआ जुआरी सब कुछ हार के थक कर जमीन पर बैठ जाता है। उसी प्रकार राधा का यहाँ पर चित्रण किया गया है। और उनका जो बदन है वो किस तरह, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे ठंड की मार से जो कोमल बदन होते हैं, जो कोमल कमल होते हैं, वो कुम्हला जाते हैं, उसी प्रकार उनका शरीर भी इस तरह से कुम्हला गया है मानो कि उन्हें ठंड लग गई हो। तो यहाँ पर पूरी तरह से आप देखें तो ज्यों और मानो की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। ठीक है, चलिए आपको मैं अर्थ इसलिए बताती हुई जा रही हूँ कि आप इसे बिल्कुल भी भूलें नहीं और आपको याद रहे कि इसका क्या मतलब है और क्या इसका आंसर हो सकता है। एक सेंस में आपके अंदर डेवलप करना चाह रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा, कलित कानन केली निकुंज को। इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ पे आप देखिए, अनुप्रास के अंदर भी जो अनुप्रास के भेद होते हैं उससे बहुत सारे प्रश्न जो है हमारे पूछे जाते हैं। आज मैंने बहुत सारे अनुप्रास के उदाहरण से प्रश्न को उठाया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कलित कंदरा, कलित कानन केली। जहाँ पर भी दो से ज़्यादा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, दो से भी ज़्यादा जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? वृत्त्यानुप्रास हो जाता है। तो इसका राइट आंसर वृत्त्यानुप्रास है। छेकानुप्रास और लाटानुप्रास की चर्चा हम आगे करेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं, अंत तक देखिएगा। आपके लिए ही यह प्रश्न मैं लेकर आई हूँ और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। तो आगे देखते रहिएगा। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी इतनी सारे क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है वो कैसा लगा और आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाता है वहाँ क्या होता है? तो सीधा सीधा इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? असंगति, उल्लेख, अनियोक्ति या अतिशयोक्ति। देखिए अतिशयोक्ति में होता है जब बढ़ चढ़ के बात की जाती है, तो यहाँ ये भी नहीं होगा। यहाँ पे अनियोक्ति का मतलब होता है जहाँ शब्दार्थ और भावार्थ की बात की जाती है, तो अनियोक्ति भी यहाँ पर नहीं होगा। असंगति भी यहाँ पर नहीं होगा। उल्लेख यहाँ पर राइट आंसर है हमारा। उल्लेख जहाँ पर किसी अनेक प्रकार से किसी भी चीज़ की बात की जाती है, वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पर हमारा उल्लेख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आ चुका है तो और बहुत ही इजी भी है और आप अब तो आपको हर एक अलंकार इजी लग रहा होगा। यहाँ पर म का बहुत ज़्यादा पुनरावृत्ति हो रही है, स का भी यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ म और स की आवृत्ति हो रही है, तो सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? यहाँ शब्द अलंकार की बात की जा रही है। तो उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा, ये तीनों क्या है? अर्थालंकार हैं। अर्थालंकार हैं। ठीक है, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा वक्रोक्ति। वक्रोक्ति यहाँ पे शब्द अलंकार है। हमारा अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, उपमा नहीं, यहाँ पे उपमा तो सासी अर्थ के आधार पे हम देखते हैं, जहाँ शब्दों की तरह हम देखते हैं वहाँ पे जाके शब्द अलंकार हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारा अनुप्रास और यमक भी शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय वा खाए बौरात नर जा पाए बौराए। तो ये बहुत ही फेमस जो है, यहाँ पे हर कोई सबसे पहले अगर हम अलंकार पढ़ते हैं तो इसी उदाहरण को लेके पढ़ते हैं, लेकिन ये इतनी बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में तो इसलिए इसे लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हम भूल ना जाएं। और यहाँ पे कनक और कनक का दो बार अर्थ है, हम सभी जानते हैं। यहाँ पे एक अर्थ सोना है, सोना है, और दूसरा अर्थ यहाँ पे धतूरे से है, धतूरे से है, ठीक है। जिसे जितना मिल जाता है वो या तो खा के बोरा जाता है और पा के भी बोरा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा यमक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रावण सिर सरोज बनवारी चली रघुवीर सिली मुखधारी। अब इसमें बोला जा रहा है कि सिली मुख जो शब्द है इसमें कौन सा अलंकार है। तो हम यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखते हैं। सिली मुख का यहाँ पे दो अर्थ हो रहा है। जब हम एक ही शब्द में कोई अर्थ चिपका हुआ होता है तो वहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा। हम इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं और अगर हमें ना आए तो। वैसे मैं आपको इसका अर्थ बता देती हूँ। इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ हम अगर देखें तो यहाँ भ्रमर या भौरे से इसका अर्थ लिया जाता है सिली मुख का। और अगर दूसरा हम देखें तो यहाँ पे बाण से होता है सिली मुखधारी, मतलब जो बाण यानी कि धनुषधारी होते हैं उनको ही सिली मुखधारी भी कहते हैं। तो यहाँ पे दो अर्थ हो रहा है। और अगर हम इसे एलिमिनेट करके देखें, अगर हम इसे एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे सा सी सम सरिस ऐसा कुछ नहीं दिया है, इसलिए उपमा अलंकार नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी शब्दों का एक से ज़्यादा वर्णों की आवृत्ति नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे वृत्यानुप्रास भी नहीं होगा। एक शब्द एक वाक्य जो है वाक्यों की आवृत्ति नहीं हो रही, इसलिए लाटानुप्रास भी नहीं होगा। यहाँ पे सीधा सीधा हमारा आंसर श्लेष निकल के आ जाता है। कितनी ईजिली आप इसको एलिमिनेट करके भी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे आप सी देख करके उपमा अलंकार ना सोचिएगा। वैसे यहाँ ऑप्शन में भी आपका उपमा नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर हो भी तो आपको देखना है कि पूरे वाक्य में क्या जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है प्रकृति की बात की जा रही है। उषा जो है वो सुनहरे तीर बरसा रही है और कैसी लग रही है, लक्ष्मी सी उदित हो रही है। मतलब उसकी जो प्रकाश की किरण है वो चमचमा रही है और ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मी सी वो उदित हो रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वानवीकरण, दृष्टांत, संदेह या विरोधाभास। अब आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह के बातों का कोई विरोध नहीं हो रहा है, जैसे कि कुछ नेगेटिव और नेगेटिव एक साथ नहीं चल रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ नहीं चल रहा है बात, तो यहाँ पे विरोधाभास भी नहीं होगा। यहाँ पे किसी तरह का संदेह नहीं दिख रहा है, संदेह भी नहीं होगा। दृष्टांत होता है जहाँ पे किसी तरह की कोई प्रवचन या उपदेश की बात भी नहीं की जा रही है, तो दृष्टांत भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। बहुत ही आसानी से हम हर एक चीज़ को, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको सबके की पॉइंट्स बिल्कुल रट जाएं और अच्छे से आप इसको कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपमान और उपमेय में संदेह बना रहे वहाँ होता है। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी आंसर इसका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे विभावना होता है जहाँ बिना कर्म के ही काम हो जाता है, और उत्प्रेक्षा होता है जहाँ पे किसी तरह की संभावना होती है। भ्रांति जहाँ समझ, मतलब भ्रांति होता है, भ्रम होता है, फिर बाद में जो समझ में आ जाता है। यानी इसका की पॉइंट है कि आप कोई चीज़ को जान जाते हैं, समझ जाते हैं भ्रम होने के बाद भी, तो वहाँ भ्रांतिमान हो जाता है। हम आगे इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। आप बस बने रहिएगा वीडियो में ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा संदेह हो जाता है। जहाँ उपमान और उपमेय में संदेह बना रहे वहाँ संदेह अलंकार हो जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें भ्रांतिमान ना लगा देना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कल कानन कुंडल मोर पंख उर वनमाल विराजती। अब यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यहाँ पे आप सीधा सीधा देख रहे हैं क। यहाँ पे तो सीधा सीधा यहाँ पे और किसी भी तरह की चीज़ यहाँ ना ही यहाँ पे अगर श्लेष नहीं होगा, क्योंकि श्लेष नहीं होगा यहाँ पे कोई भी शब्द में कोई पर्यायवाची की बात नहीं की जा रही है किसी तरह से,
अनेकार्थी शब्द का प्रयोग नहीं है तो श्लेष नहीं होगा, श्लेष नहीं होगा तो वक्रोक्ति भी नहीं होगा, वक्रोक्ति नहीं होगा, कोई भी शब्द का यहाँ पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ ना यमक भी नहीं होगा। तो यहाँ राइट आंसर सीधा सीधा अनुप्रास हो जाएगा, जहाँ पे क वर्णों की आवृत्ति हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। का सरवरी जेहि दे मयंक चांद कलंकी वह निकलंकु। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये प्रीवियस वाले जो वीडियो है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर उपमान जो है वो नीचा दिखाया जाए और उपमेय को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाए। यहाँ बोल रहा है कि मैं चांद से किस तरह अपनी प्रेमिका का की तुलना करूँ, किस तरह मैं उसकी तुलना करूं। यहाँ पे चांद क्या है, ये तो कलंकी है, और मेरा चांद है यानी मेरी जो प्रेमिका है वो निकलंकु है, नहीं उसके अंदर कोई कलंक कोई दोष नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उपमान को कम दिखाया जा रहा है और उपमेय को अधिक अच्छा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। वक्रोक्ति नहीं होगा क्योंकि वक्रोक्ति में कहीं भी ऐसा किसी भी प्रकार का श्लेष भी नहीं होगा। ये दोनों नहीं, वक्रोक्ति नहीं होगा तो श्लेष भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अनेकार्थी शब्द कहीं कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, और दो शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है तो यमक भी नहीं होगा। तो यहाँ सीधा सीधा व्यतिरेक आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आप पर यो प्रभात। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मनहु शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। सीधा सीधा आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, लाटानुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा या वक्रोक्ति। इसका आंसर आपके जुबान पे छट से आ गया होगा। यहाँ पे उत्प्रेक्षा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। को तुम हो घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय फिर क्यों पकड़ न पाए। अब यहाँ पे इसका अगर आप देखें तो राधा और श्याम के बारे में यहाँ बीच में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि बोल रहा है कि आप कौन हैं, मतलब घनश्याम है, मतलब वो जान रही है कि ये घनश्याम है, लेकिन इसका एक अर्थ बादल से लिया जा रहा है। तो बोल रहा है घनश्याम हो तो बरसते क्यों नहीं हो, बरसो जाके। एक मिनट, ये चेंज हो जाता है बार बार। हाँ अभी ठीक है। तो यहाँ पे फिर यही बोल रहा है, ये मनहू था, ये तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ ये वाला था। यहाँ पे बोल रहा है तो फिर जाके बरसते क्यों नहीं हो, तो बोलता है नहीं प्रिय हम मनमोहन हैं। तो मनमोहन है तो पकड़ते क्यों नहीं हो, मतलब खेलते क्यों नहीं हो मेरे साथ। तो यहाँ पे मतलब ऐसे रूठी हुई है राधिका रानी और उसको मनाने के लिए श्याम आए हैं, इस तरह से एक यहाँ पे दिख रहा है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर करेंगे। ये तो बहुत परेशान कर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वक्रोक्ति। यहाँ पे घनश्याम का शब्द दो बार यूज हो रहा है, एक बादल के रूप में और एक श्याम के रूप में, यानी कि श्री कृष्ण के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी ये मैंने वक्रोक्ति लगा दिया, श्लेष होगा यहाँ पे। एक शब्द में दो अर्थ हो रहा है यहाँ पे यूज, तो यहाँ पे हो जाएगा श्लेष अलंकार। सॉरी माय मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह बांसुरी की धुनी कानी परे कुल कानी हितो तिथि बाजती। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कानी शब्द जो है उसका दो बार यूज हुआ है, तो सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा यमक। ठीक है, एक कानी का मतलब है कान, एक का मतलब है सम्मान, कुल का मान और सम्मान। ठीक है, ये दो शब्द हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ है। जब दो अलग अलग शब्द होते हैं, शब्दों की आवृत्ति होती है या शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, ये हमारा यमक में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालों को खोल कर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। अब यहाँ पे आप सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं इसका, कि बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बात की जा रही है ना, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
शशिमुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छुपाए। अब यहाँ पे इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। शशि रूपी मुख पर क्या करती है, घूंघट डाल के अपना आंचल से दीप जैसा चेहरा यानी प्रकाश जैसा चेहरा जो है उसको छुपा लेती है। शशि चांद जैसा चेहरा घूंघट में छुपाती है। इसका तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी तरह का श्लेष नहीं होगा, वक्रोक्ति भी नहीं होगा, कोई शब्दों वाक्यों की पुनरावृत्ति नहीं है, तो लाटानुप्रास भी नहीं होगा, तो सीधा सीधा आंसर इसका रूपक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सॉरी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें क्या हो जाएगा, अनुप्रास, रूपक, वक्रोक्ति या उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पे बोल रहा है राम रतन धन पायो, राम रूपी रतन मैंने पाया है, तो रूपी का जहाँ पे प्रयोग हो रहा है वहाँ रूपक हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर है। चलिए, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। अब यहाँ पे क्या इसका बढ़ा चढ़ा के बात किया जा रहा है ना, यहाँ पे आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह का शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है तो यमक नहीं होगा। यहाँ पे सा सी सम सरिस कुछ नहीं है तो उपमा भी नहीं होगा। यहाँ पे ना ही योजन चिन्ह है, ना ही किसी प्रकार का कोई तुलनात्मक उपमेय या उपमान की बात की जा रही है, तो रूपक भी नहीं होगा। यहाँ पे सीधा सीधा आंसर जो है अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। अब यहाँ पे देखिए सीधा सीधा तो ऐसे आपको आंसर समझ में इसका आ गया होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, सागर रूपी जो मन है वो मन, लहर रूपी मनसा, मनसा मतलब इच्छा प्रकट करना, मतलब जो हमारी इच्छा है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, सागर में हिलोरे ले रही है, हमारा मन जो है विचलित है और उसमें क्या हो रहा है, बड़े बूढ़े सभी जो हैं बहे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह इसका अर्थ हम लेंगे और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपमा, रूपक, श्लेष या अनुप्रास। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब यहाँ पे देखिए ये देखा जाए तो ये महाभारत के उस दृश्य की बात की जा रही है जहाँ पर जो दुशासन है वो द्रौपदी के चीरहरण का यहाँ पे जो दृश्य है वो उतर के सामने आ जाता है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा साड़ी हो जाती है कि वो क्या हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे संदेह हो जा रहा है कि इतनी ज़्यादा साड़ी है, निकली जा रही है, निकली जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। अब ये नाड़ी में साड़ी है कि साड़ी में नारी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है ना। सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, संदेह हो जाएगा। ना मनहु जानहु मानी कुछ है नहीं यहाँ पे, तो उत्प्रेक्षा नहीं होगा, किसी प्रकार का उल्लेख नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ और ना ही यहाँ पे किसी अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो वक्रोक्ति भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिय मुख समता किमि करे चंद विप्रो रंग। अब इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आप हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए समता है, सम नहीं है, इसलिए इसमें उपमा भी यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन उपमा में आपको नहीं लगाना है। इसका अगर हम अर्थ देखें कि सीता का जो मुख है उसका तुलना हम चांद से कैसे करें, चांद तो गरीब है, चांद क्या है, गरीब है, उसके अंदर बहुत सारे दोष हैं, चांद में दाग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कैसे सीता के मुख का जो तुलना है वो चांद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिर से वही चीज़ हो रही है, उपमान को अधिक बताया जा रहा है और उपमेय को उपमान को कम बताया जा रहा है और उपमेय को ज़्यादा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे तो व्यतिरेक है ही नहीं, लेकिन अगर व्यतिरेक ना हो आपके ऑप्शन में तो आप सीधा सीधा इसका प्रतीप आंसर लगा सकते हैं। प्रतीप और व्यतिरेक में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों लगभग एक जैसे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली सा जीवन है व्यस्त उसे सुलझाने का अभिमान, चल रहा हूँ बनकर अनजान। अब यहाँ पे आपको एक शब्द दिख रहा होगा सा, जहाँ भी सा सी सम सरिस ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर हमारा राइट आंसर उपमा हो जाता है। हम सभी बहुत अच्छे से इसे पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीच दाढ़िम का समझ कर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। देखिए ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पद्मावत
की जो पंक्ति है हो सकती है, जहाँ पर क्या हो रहा है कि जो तोता होता है, सुख माने तोता, सुख माने तोता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पद्मावती का जो तोता है वो जो राजा होते हैं, रत्नसेन नाम रहता है ना शायद उनका, तो उनको वो बता रहे हैं, तो वहाँ पे उनका वर्णन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं उनकी सुंदरता का, किसका, पद्मावती की सुंदरता का। तो वही बोलते हैं कि नाक का जो मोती है उनका, वो क्या है, उनके होठों की क्रांति से ऐसा लग रहा है, भ्रांति हो रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एकदम मेरी बातों को समझ कर, यहाँ जहाँ समझ कर जान कर ऐसा कुछ होता है और भ्रांति हो जाता है, तो वहाँ पे हमारा भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। पर मैं ऐसे आपको समझा देती हूँ पहले। यहाँ पे देखिए भ्रांतिमान तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, उनका जो होठ है वो ऐसा लग रहा है कि किसी तोते का जो चोंच होता है उस प्रकार से लग रहा है, लाल लाल एकदम होठ है, और उनके नाक के मोती का जो प्रतिबिंब बन रहा है उससे वो ऐसा चमक रहा है। तो वो सुख सोचता है कि यह अन्य सुख कौन है। यहाँ पे इस तरह से बहुत ही सुंदर एकदम वर्णन किया गया है पद्मावती के सुंदरता का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ कर, यहाँ पे की पॉइंट आप देख ले, जान कर, समझ कर, इस तरह की चीज़ें अगर भ्रांति हो रही है तो हमारा भ्रांतिमान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन जो है अनुप्रास के भेद से मिलेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है स स स, हमने आपको क्या बताया था, दो शब्द से ज़्यादा, दो वर्ण से ज़्यादा एक साथ अगर उसकी आवृत्ति होती है, दो से ज़्यादा, अगर दो है तो फिर वो क्या हो जाएगा, छेका हो जाएगा, ठीक है। छेक लेता है, दो दो जन को छेकते हैं ना, वर वधु को, जो छेका होता है, पता नहीं आपकी तरफ होता है या नहीं, लेकिन हमारी तरफ कहते हैं कि छेका हो गया, मतलब वर वधु को छेक दिया, तो दो ही जीव होते हैं वो। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जब एक साथ दो वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो छेका हो जाएगा, लेकिन दो से ज़्यादा अगर हो रहा है तो यानी वो गोल गोल घूम रहे हैं, क्या हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। अब देखिए आपको मैंने दोनों तो बता दिया। लाटानुप्रास मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि वाक्यों की वहाँ पे आवृत्ति होती है। और श्रुत्यानुप्रास क्या होता है, चलिए हम आगे बताते हैं आपको श्रुत्यानुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पिया निट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। अब देखिए यहाँ पे अभी अभी मैंने आपको जो बताया वही यहाँ पे कह रहे हैं। देखिए वाक्यों की यहाँ पे आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे इसका वाक्य क्या हो गया, लेट गया है एकदम, दोनों एक जैसा है ना। तो लेट गया है तो क्या हो जाएगा, लाटानुप्रास हो जाएगा। बस याद करने के लिए बोल रही हूँ, कुछ अदरवाइज मत लीजिएगा इसको, ठीक है। बस याद करने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ पे अगर मैं इसका अर्थ देखो क्या है, एक जैसा है, तो फिर ये क्या, इसका मतलब वाक्य क्यों बना है ये, तो ये बहुत बड़ी बात इसमें बोली जा रही है कि जब हमारे पिया निकट होते हैं, देखिए कॉमा का अंतर है, कॉमा कहाँ लगा है, जाके, जब पिया हमारे निकट हो जाते हैं तो नहीं लगता है हमें गर्मी, नहीं लगता है हमें ठंडी, ना घाम लगती है ना चांदनी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब हमारे पिया निकट नहीं होते हैं, हमारे पास नहीं होते हैं, तो हमें क्या लगती है, धूप भी लगती है, हमें हर तरह की विरह, हर तरह के प्रॉब्लम, हर समस्याएं हमें हो जाती है। तो यहाँ पे ये शब्द का मतलब ये वाक्य का अर्थ इस तरह से निकाला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, हम सब ये सुनते आए हैं काफ़ी, है ना। तो इसका जो दो से ज़्यादा वर्णन किया जा रहा है, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास। समझा चुकी हूँ पहले ही, इसमें ज़्यादा समय अब हम नहीं लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। अब देखिए यहाँ पे फिर एक दूसरा है, ये यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए वाक्य के अंत में एक प्रकार की अगर ये होती है, अगर कहते हैं ना कि कोई भी अलंकार आपको ना दिखे कविताओं में अधिकतर आपको तुकांत शब्द देखने को मिल जाएंगे, तो अगर कोई कुछ नहीं होगा तो अंत्यानुप्रास तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या वही बात हो रही है, अंत्यानुप्रास, यानी अंत में जो है वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे हमारा अंत्यानुप्रास हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कालिंदी कूल कदम की डारन। अब इसमें तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, दो से ज्यादा क वर्णों का उच्चारण, वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य समर करनी करही। अब देखिए यहाँ पे दो जोड़ा बैठा है, यहाँ पे है ना, वर और वधु स और स, तो यानी दो वर्णों का यहाँ पे जोड़ा बैठा हुआ है एक साथ, तो क्या हो गया, छे का हो गया इनका, तो क्या हो जाएगा, छे का अनुप्रास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंगन को देखी पट देत बार बार है। अब देखिए यहाँ पर पट शब्द जो है, पट शब्द का अर्थ जो है यहाँ दो बार दिया, दो मीनिंग हो जाएगा इसका, एक ही शब्द का दो मीनिंग होगा, अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग होगा, शब्दों में दो अर्थ आएगा, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, श्लेष अलंकार हो जाता है। अब दो अर्थ क्या आता है, तो देखिए यहाँ पे पट पट होगा, पट का मतलब यहाँ पे होता है पहले तो किवाड़ यानी गेट, किवाड़ है ना, ये हो जाएगा। और एक होता है कपड़ा, एक होता है कपड़ा, यानी कि मंगन यानी कि मांगने वाला जो आता है उसको देख कर वो केवाड़ बंद कर देती है बार बार। एक अर्थ ये हो सकता है, एक अर्थ ये हो सकता है कि मंगन को देख के वो बार बार उन्हें कपड़े दे देती है। तो दो अर्थ आता है यहाँ पे, हमारा हो जाएगा श्लेष अलंकार। चलते हैं आगे। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस कर डोले, बोले मधुरी बानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला। अब यहाँ पे देखिए माया और त्रिगुण, ये दोनों शब्द में जो अर्थ है वो एक से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे दो अर्थ हम मान सकते हैं, एक माया जो मोह माया होता है, एक होता है मोह माया, और एक माया मतलब स्त्री। ठीक है, मोह माया में आदमी ठग कर, त्रिगुण, यहाँ पे त्रिगुण का भी दो अर्थ है, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे त्रिगुण का भी क्या है, दो अर्थ है। पहला अर्थ है जो तीन गुण होते हैं, तीन गुण बताया गया है ना, आप जानते होंगे, सतगुण, तमगुण और रजगुण। हाँ, ये तीन गुण होते हैं, मानी माया में फंसकर इंसान ये तीन गुणों में क्या होता है, यानी कि माया जो है उससे कोई भी विरक्त नहीं रह सकता, ना ईश्वर, ना राक्षस, ना ही मनुष्य। सत जो होता है वो ईश्वर के लिए होता है, आपको पता होगा ये। तम गुण जो होता है वो राक्षस के लिए होता है, रजोगुण जो है वो इंसान के लिए होता है। तो यहाँ पे ये तीनों ही जो है माया में जाके फंस जाते हैं, और माया क्या करती है, मधुरी बानी बोलती है। एक अर्थ तो हमारा ये हो गया, और दूसरा अर्थ हो गया हमारा कि स्त्री, स्त्री बहुत ही बड़ी महाठगनी, हम सभी जानते हैं। त्रिगुण मतलब तीन चोटी, तीन बालों वाली चोटी में क्या करती है, फांस लेती है, मतलब मीठा मीठा बोल के हमें फांस लेती है। तो यहाँ पे दो अर्थ दिए जा रहे हैं। ये कोई बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड कवि होंगे जिन्होंने ये बात कही है ना, हमें तो ऐसा ही लगता है। चलिए इसके खैर हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट इसमें आंसर पे चलते हैं। हमारा यहाँ पे सीधा सीधा आंसर श्लेष हो जाएगा। इतनी सारी कहानी मैंने आपको क्यों बताई, वो इसलिए क्योंकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं, आपको बिल्कुल याद हो जाए कि यहाँ पे माया और त्रिगुण में दो दो अर्थ आता है, और ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिरजीवी जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ पे एक तो ये वृषभानुजा जो है राधा के लिए, और एक हलदर के लिए किसान हो गए, और एक हलदर बलराम हो गए। यहाँ भी दो दो शब्दों दो दो अर्थ आ रहा है एक शब्द का, तो यहाँ भी श्लेष अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेते तुम तारे तारे तेते नभ में ना तारे। अरे ये क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए तारे और तारे दो है। अब यहाँ पे एक तारे का मतलब है, हे भगवान आपने एक इंसान, हम इंसानों को इतना तारा है, मतलब कल्याण किया है, हमारा इतना कल्याण किया है कि जितने नभ में ना तारे हैं, नभ में तारे मतलब जो तारे होते हैं नभ में आसमान में, वैसा उतना तारा भी नहीं है जितना आपने हम लोगों का उद्धार किया है, कल्याण किया है। तो यहाँ पे दो शब्द हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ है।
शब्दों की आवृत्ति हमारा यमक अलंकार के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उधो जोग जोग हम नाही। अब यहाँ देखिए जोग जोग दो बार रिपीट हुआ है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक जोग का अर्थ होता है योग यानी साधना, और एक जोग का मतलब होता है जानना। मतलब उधो तुम जिस योग जिस साधना की बात कर रहे हो उसे हम नहीं जानते हैं और जानना भी नहीं चाहते हैं, है ना, गोपियाँ ऐसा कहती हैं। चलिए यमक हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बल नहीं पहुंचे शरीर तक शत्रु गिरे पहने भू पर। पहले भू पर, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया ये, पहले भू पर यानी कि क्या कह रहा है, बल शरीर में पहुंचा नहीं, उससे पहले ही जो शत्रु हैं वो जमीन पर गिर गए हैं। मतलब इतनी शक्ति हो गई आपको सच्ची में। चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा चढ़ा के बात की जा रही है, तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीन मुद्रिका डारी तब कपि करि हृदय विचार, सह हरसी उठकर गयूं जनु संग अशोक अंगार। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए जनु मतलब यहाँ जानहूँ, जनु वो वाला जनु नहीं है, यहाँ पे जनु मतलब जानकर। जहाँ भी जानकर समझकर भ्रांति हो जाती है वहाँ पर हमारा भ्रांतिमान हो जाता है। कई बार मैंने आपको बताया है, यहाँ पे बिना किसी काम के कोई काम ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ना ही किसी अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वक्रोक्ति भी नहीं होगा, ना ही यहाँ दो अलग अलग बात हो रही है तो विरोधाभास भी नहीं होगा। आप एलिमिनेट भी आसानी से इसको कर सकते थे, भ्रांतिमान हो जाएगा। अब ये क्या है, इसका मैं बोल रहा है कि जो कपि मतलब यहाँ हनुमान जी के बारे में बोल रहा है कि उनके हृदय में, उनके मन में यह विचार आया, या जो वहाँ पे सीता होती हैं, वो जो बैठी होती हैं पेड़ के नीचे अशोक वाटिका में, तो वो बोलती हैं कि हे ईश्वर आप यहाँ पे बारिश ना करके अंगारे, यहाँ पे आप अंगारे, यहाँ पे अंगारों की वर्षा कीजिए और मैं उसमें जलकर भस्म हो जाऊं। इतना उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। तो वही वो सुन के जो है हनुमान जी बोलते यही सही समय है, अभी हम क्या करते हैं, जो राम जी ने जो अंगूठी दिया था वो उनके पास दे देते हैं ताकि उनको आश्वासन हो जाए कि राम जी जो है उनको लेने आ रहे हैं उनके पास। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अंगूठी वहाँ नीचे गिरा देते हैं और वो अंगूठी की चमक से ऐसा लगता है कि वहाँ पे अंगारों की वर्षा हो रही है। इस तरह से बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षमा सोबती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। अब इसका मीनिंग क्या है, बहुत ही मज़ेदार है, आपको भी मुझे लगता है मज़ा आ रहा होगा। यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे दो शब्दों का प्रयोग हो रहा है। देखिए यहाँ पे शब्दार्थ और भावार्थ की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए भुजंग मतलब क्या होता है, भुजंग मतलब होता है नाग। अब कहते हैं यहाँ पे क्षमा भी उसी नाग को शोभा देती है जिसके पास क्या हो, विष हो। जो दंतहीन नाग है वो उससे हम क्षमा मांगे तो वो विनीत या सरल नहीं हो सकता। इसका शब्दार्थ तो ये हो गया। भावार्थ क्या होगा इसका, देखिए भावार्थ इसका हो जाएगा, मैं आपको इतना ज़्यादा डिटेल में समझा रही हूँ सिर्फ इसीलिए कि आपको समझ में आ जाए और आप ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी गलत ना करें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब इंसान, जैसे मान लीजिए एकदम शक्तिशाली हो कोई, है ना, अब कोई कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मान लो कि कोई पहलवान है, कोई पतला सा दुबला सा आदमी है, बोले अभी मैं तुम्हें मार गिराता, है ना, अच्छा वो चलो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तो वो जो शक्तिशाली इंसान है वो क्या बोलेगा, अरे जा मैं तो तुम्हें मार के यहीं फेंक दूंगा, है ना। तो क्षमा उसे शोभा नहीं देती है जो शक्तिशाली है। यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि जो शक्तिशाली होते हैं क्षमा की याचना भी हम उसी से करते हैं। जैसे जो शक्तिशाली है अगर उससे हम क्षमा मांगे कि हमें माफ़ कर दो, और वो अगर बोले चलो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तो हमारे भाई सांस में सांस आएगा, मार के मैं फेंक देता वहीं पर, है ना। तो इस तरह से क्या हो रहा है, जो शक्तिशाली है उन्हीं से क्षमा की उम्मीद होती है, क्षमा मांगी जाती है। जो दंतहीन यानी कि जो शक्तिशाली नहीं होते हैं, विष रहित नाग होते हैं, उससे हमें कोई खतरा नहीं होता है। तो यहाँ पे शब्दार्थ और भावार्थ की बात हम कहाँ करते हैं, अनियोक्ति अलंकार में करते हैं, और बाकी यहाँ पे वक्रोक्ति नहीं होगा तो श्रेष्ठ भी नहीं होगा, और अतिशयोक्ति वाली यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नाचे अचानक हो रहे बिन पावस वन मोर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बिना पावस हो, यानी कि बिना वर्षा ऋतु के ही मोर जो है नाच उठे हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि मोर जो है वर्षा ऋतु में जो नृत्य करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिना किसी कारण के ही कर्म संपन्न हो गया है, तो हमारा विभावना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खग कुल 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 सा बोल रहा है, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब यहाँ पे देखिए सा, कुल सा देख करके आप उपमा ना सोचिएगा, यहाँ पे अर्थ की तरफ भी चलेंगे। खग कुल मतलब खग का जो कुल है, पक्षियों का जो परिवार है, वह कुल कुल सा बोल रहा है। ठीक है, आप अर्थ भी लगा लीजिएगा, कुल सा मतलब यहाँ पे कोई सा किसी चीज़ से तुलना हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे कुल कुल मतलब चहक चहक कर बोल रहा है, पक्षियों का जो यहाँ पे झुंड है वो चहक चहक कर बोल रहा है, इस तरह से इसका अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खग कुल जो है वो कुल कुल सा बोल रहा है, तो यहाँ पे हमारा यमक हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उसे पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। चंद्रिका पर्व में नहा के आई है चंचला, इस तरह से उनकी जो तन की शोभा का वर्णन किया गया है कि बिजली में नहा करके आई है। अरे भाई ऊपर ही चले जाओगे बिजली में नहाओगे तो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है, यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना। लहर मन का लहर, और एक लहर जो हमारी आंधी तूफान यानी कि होता है, और एक हमारे मन के अंदर जो आंधी तूफान चल रहा होता है। वो बोल रहा है अगर आपके जीवन में समस्याएं आए तो किंचित विचलित मत होना। तो यहाँ पे दो शब्द हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, तो यहाँ पे यमक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिर झुका तूने नियति की मान लिया बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। अब यहाँ पे हृदय कैसा है, यहाँ पे एक मिनट, हाँ यही तो था। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हृदय कैसा है, जलजात रूपी हृदय क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो। क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूपक हो जाएगा, जलजात रूपी हृदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फूले कांस सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। अब इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमें एक शब्द मिल गया, हमारा की पॉइंट मिल गया, जनु जान हूँ मनु मान हूँ। यहाँ पे और किसी चीज़ की यहाँ पे कोई रूपक नहीं है, रूपक है देखिए, ना ही कोई शब्द का यहाँ पे ये पुनरावृत्ति हुई है तो नहीं होगा। श्रेष्ठ यहाँ एक शब्द का कुछ अनेकार्थी शब्द नहीं है, नहीं होगा। रूपक भी नहीं होगा, यहाँ पे देख लीजिए कहीं ना ही योजन चिन्ह है, ना किसी प्रकार का कोई रूपक रूपी उपमेय को बताया गया है। यहाँ सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। अब आप हमें ये बताइए कि आपको ये पूरा सेशन कैसा लगा, अलंकार समझ में आया या नहीं आया, मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक आपने मेरे वीडियो को वॉच किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस चाहिए इसको आप ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आया हो, मज़ा आया हो तो लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।